नमस्कार साथियों, नव्या आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के जो द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है हम उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग रिप्रेजेंटेशन इनटू रियल चेंज बाय 2029, ये एक एडिटोरियल है, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, यहाँ महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और बुजुर्ग महिलाओं की देखभाल की बात हुई इस पूरे आर्टिकल में। ठीक है, कि 2029 में भारत की जो संसद है वो इतिहास में सबसे ज़्यादा महिला प्रतिनिधित्व रखने वाली संसद होगी। क्यों? ये जो महिला आरक्षण कानून लाया गया है, इसके तहत लोकसभा में 1/3 सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए ही आरक्षित की गई हैं। तो इससे 2029 में जो है सब बहुत मतलब अच्छा प्रतिनिधित्व रहने वाला है संसद में महिलाओं का। सिर्फ संख्या बढ़ जाने से सब कुछ नहीं बदल जाता है। आने वाले 3 सालों का जो इस्तेमाल है बहुत सही तरीके से किया जाना चाहिए। सिर्फ उनकी संख्या नहीं बढ़ानी महिलाओं की, उनसे रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उन पर भी ध्यान देना है और उन्हें लागू करना है। मुद्दों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ महिलाओं की मौजूदगी काफ़ी नहीं है, जुड़े मुद्दे पहले ही राजनीतिक बहस का हिस्सा बने हुए हैं, उन्हें अक्सर अनदेखा किया गया है। सबसे पहला मुद्दा कौन सा है? बुजुर्ग महिला की देखभाल। भारत में ऐसा कोई भी कानून या कोई मजबूत ढांचा नहीं है जो खास तौर पर बुजुर्ग महिलाओं के लिए बनाया गया हो। तेज़ी से बूढ़ा होता भारत, 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं। इससे अगर ऐसा ही है तो 2040 तक यह संख्या 25 करोड़ से भी ज़्यादा होने वाली है। महिलाएं पुरुष से थोड़ा ज़्यादा जीती है, 3 से 4 साल उनकी जीवन प्रत्याशा थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन स्थिति अक्सर कमज़ोर होती हैं। क्यों? क्योंकि जीवन भर कम बचत होती है, नौकरी का अनुभव कम होता है, उनके नाम पर संपत्तियां भी कम होती हैं और देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता है। मौजूदा सरकार की कुछ योजनाएं हैं। राष्ट्रीय वृद्धजन नीति 1999 और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये जो दोनों योजनाएं हैं वो गरीबी और स्वास्थ्य से रिलेटेड ही है। बुढ़ापे के उसमें कुछ है नहीं, और स्पेशली महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं है इसमें। फिर है डिमेंशिया। 60 साल से ऊपर लगभग 88 लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं और 2036 तक ये संख्या दोगुनी हो सकती है ना। महाराष्ट्र ने एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि महाराष्ट्र ने एक अच्छी पहल की थी। जनवरी 2026 में राज्य सरकार ने 580 सरकारी अस्पतालों में मेनोपॉज क्लिनिक शुरू किए हैं। ये मेनोपॉज जो है वो मासिक धर्म से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये इसके लिए इन्होंने शुरू किया और परिणाम क्या निकला कि 5 हफ्तों में 31,000 से ज़्यादा महिलाएं इलाज के लिए सामने आईं। मतलब आप देख सकते हैं कि महिलाओं को कितनी नीड है, कितनी ज़रूरत है ऐसी योजनाओं की, उनके लिए जो उनकी तकलीफ़ को समझ सकें, उनका इलाज कर सकें। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिला। फिर 2029 तक सरकार के क्या ज़रूरी कदम होने चाहिए? महिलाओं के पूरे जीवन चक्र को समझा जाए, बुजुर्ग महिलाओं की क्या ज़रूरतें उन्हें समझा जाए, उन्हें चुनावी मुद्दा बनाया जाए, सही आंकड़े और डेटा जुटाया जाए और बजट में बुजुर्ग महिला पर जो खर्च होगा उसे साफ अलग दिखाया जाए बजट में। ठीक है, ये सारे जो काम है वो 2029 तक हो जाने चाहिए, ये एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। इस न्यूज़ में इतना ही कहा गया है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ईरान और जो मध्य पूर्व में संघर्ष हो रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका, उससे क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं हमारी अर्थव्यवस्था पर, उसके बारे में ये न्यूज़ आई है। चलिए देख लेते हैं एक बार इसको भी। भारत पर मध्य पूर्व के युद्ध का असर। अमेरिका, इजराइल बनाम ईरान का जो असर है युद्ध का, वो भारत की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ सकता है, हम वह देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर। कच्चे तेल की जो कीमत है वो सीधे 15% बढ़ गई है। इसका असर क्या हो रहा है कि
हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर होकर अपने रिकॉर्ड के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। शेयर बाजार या बॉन्ड बाजार में भी गिरावट आई है। भारत के चालू खाते के घाटे बढ़ने की भी चिंता जताई गई है। दूसरा कदम है आरबीआई ब्याज दर बढ़ाने में जल्दी नहीं करेगी। कारण ये कि अभी जो महंगाई है वो अभी उतनी है नहीं कि एकदम से ब्याज दर को बढ़ाया जाए। अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है उसे बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर तीसरा पॉइंट है तेल की कीमत सबसे बड़ा जोखिम है। ब्रेंट ऑयल जो है वो अगर $90 से $95 प्रति बैरल से ऊपर होती हैं तो ऊपर ज़्यादा समय तक रहती हैं तो 7% से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। और $100 से प्रति बैरल से ऊपर चली जाती हैं तो पूरी दुनिया के केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ा सकते हैं। चौथा है गैस सप्लाई पर क्या असर होने वाला है। मध्य पूर्व जो संघर्ष हो रहा है उससे प्रभावित होगा, उर्वरक उद्योग प्रभावित होंगे, गैस सप्लाई से बिजली उत्पादन प्रभावित होगी और यह कमी अगर 4 हफ्ते से ज़्यादा चली तो आर्थिक उत्पादन भी कम हो सकता है। आर्थिक वृद्धि दर जो है अगर तेल लंबे समय तक महंगा रहता है तो अनुमानित विकास दर जो 7% से घटकर 6.5% पर आ जाएगी। महंगाई हाल फिलहाल जो है वो नियंत्रण में है ना। जनवरी में खुदरा महंगाई 2.75% रही। आरबीआई का लक्ष्य है कि उसे 2 से 6% के बीच रखना है। सरकार अगर पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाती है या टैक्स कम कर देती है तो महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अतः मध्य पूर्व एशिया संघर्ष से आर्थिक वृद्धि पर बहुत ज़्यादा असर हमारे पड़ सकता है। ठीक है, इस न्यूज़ में इतना ही था। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। प्रोटेक्टिंग वुमेन्स राइट एमिड कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी। संघर्ष के दौरान महिलाओं के अधिकारों को किस प्रकार हमें संरक्षित रखना चाहिए उस बारे में है कुछ कानून वगैरह। 8 मार्च को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 2026 की थीम जो यूएस द्वारा रखी गई क्या है, महिलाओं और कन्याओं के अधिकार, न्याय और कार्यवाही, ये थीम रखा गया उस दिन के लिए। मजबूत संदेश देती है ये थीम, पर लागू करना आसान नहीं है। आज दुनिया कई बड़ी समस्याओं से जूझ रही है, जैसे युद्ध और सशस्त्र संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता, राजनीतिक तनाव, बड़े पैमाने पर विस्थापन। ये सबसे अधिक प्रभावित इन सब से क्या होता है, महिलाएं और बच्चों पर सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ता है। युद्ध का महिलाओं बच्चों पर क्या प्रभाव है, लैंगिक हिंसा में वृद्धि होती है, भोजन की कमी हो जाती है, जबरन विस्थापन होता है, आजीविका का नुकसान होता है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा तक पहुंच कम हो जाती है, परिवार और सामाजिक ढांचे का टूट जाना। ठीक है, कई बार यौन अपराध, दुश्मन को अपमानित करने के लिए भी एक रणनीति अपनाई जाती है। इससे औरतों में क्या होता है, मानसिक अवसाद पैदा होती है, चिंता होती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बढ़ जाता है। ठीक है, वादे तो बहुत हुए हैं लेकिन प्रगति कम है। 31 अक्टूबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रिजोल्यूशन 1325 पारित किया। इस प्रस्ताव में क्या था कि युद्ध के दौरान महिलाओं को सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और शांति वार्ता और पुनर्निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल किया जाएगा। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि इन दोनों बातों पर अमल नहीं किया गया। ज़मीनी स्तर पर बहुत बड़े बदलाव देखने को हमें नहीं मिले। आज की स्थिति और भी चिंताजनक है। 2025 की संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 1946 के बाद सबसे ज़्यादा संघर्ष चल रहे हैं। 67.6 करोड़ महिलाएं ऐसे क्षेत्रों में के पास रहती है जहां हिंसक संघर्ष चल रहा है। महिलाओं और बच्चों की नागरिक मौतें 4 गुना बढ़ गई हैं। संघर्ष से जुड़ी यौन हिंसा में 2 वर्षों में 87% वृद्धि हो गई है। इतनी चिंताजनक जो स्थिति चल रही है अभी महिलाओं और बच्चों के लिए। शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की कम भागीदारी। अगर भागीदारी सही तरीके से होती, शांति समझौते जो अधिक टिकाऊ बन गए होते हैं।
पर वास्तविकता क्या है कि 2024 में 10 में से 9 शांति वार्ताओं में कोई महिलाएं वार्ताकार ही नहीं थीं। वैश्विक स्तर पर केवल 7% वार्ताकार महिलाएं थीं और 14% मध्यस्थ महिलाएं थीं। आज के वैश्विक दौर में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ठीक है, इस न्यूज़ में इतना ही था। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। ये है आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने 3 चिल्ड्रन वो ड्राफ्ट नीति प्रस्तुत करी है ना। द पॉलिसी एम्स रेजिंग TFR। क्यों रेज करी है? जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जन्म दर, वो 1.5 हो गई है, उसको बढ़ा के इनको 2.1 करना चाहती है सरकार। तो क्या क्या करेगी कि 25,000 बच्चे के जन्म होगा तब देगी। वो 5 साल का होगा तब तक हर महीने 1,000 उसके खाते में डाले जाएंगे और 18 साल तक जो शिक्षा है वो बच्चे को मुफ्त दी जाएगी। ये सब किस लिए कर रहे हैं? 3 चाइल्ड पॉलिसी के लिए। मतलब जो लोग हैं वो तीसरा बच्चा भी पैदा कर रहे हैं। अगर तीसरा बच्चा आपका होता है तो उन सबको इतनी फैसिलिटीज़ दी जाएगी। और क्यों किया जा रहा है? टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो गिर गई है, 1.5 हो गई है। ठीक है, अब इनका ये कहना है कि जो हमारे स्टेट की हालत है वो साउथ कोरिया, चाइना और इटली जैसी होने वाली है, जिस प्रकार से TFR चल रही है ना। तमिलनाडु में हो रहा है ये सब, है ना। जो तमिलनाडु की TFR जो 1.44 है और केरल की 1.6 है। तो ये चिंताजनक स्थिति है। अगर आपको जनसंख्या के लेवल को बराबर रखना है तो जो आपकी टोटल फर्टिलिटी रेट है हर स्टेट की 2.1 कम से कम होनी ही चाहिए। तो ये सब जो सुविधाएं हैं बाकी सरकार देने वाली है उस नीति में, पॉलिसी में यही कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो नीतीश कुमार जी जो हैं, उन्होंने अभी CM, ऐसा माना जा रहा है कि CM पद से वो इस्तीफ़ा देंगे और राज्यसभा ज्वाइन करेंगे। उन्होंने अभी फॉर्म फिल किया है। तो उनका तो कहना ये है कि मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ उसमें राजनीतिक पक्ष भी हों। ठीक है, अभी हम इसे पूरी तरीके से देख लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी जो हैं राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हुए हैं। उनका यह नामांकन अमित शाह जी और जो BJP के अध्यक्ष हैं नितिन नवीन की मौजूदगी में हुआ। बिहार में 5 सीटें खाली हो जाएगी 9 अप्रैल तक। तो इन सीटों के चुनाव के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, नामांकन। नीतीश कुमार जी का बयान क्या है कि मैं दोनों सदनों का सदस्य बनने की मेरी इच्छा है। पहले लोकसभा का सांसद रह चुका हूँ, अब राज्यसभा का बनना चाहता हूँ। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्दी वो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। हालांकि वो 20 साल तक पहले बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, है ना। और मुख्यमंत्री के अब कौन कौन उम्मीदवार हैं, वो कुछ नाम हैं दिए गए, वो सब हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने थोड़ा सा विरोध किया, नीतीश कुमार जिंदाबाद, हम नीतीश कुमार को बिहार नहीं छोड़ने देंगे, ये सब नारे लगाए, तोड़फोड़ भी की। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसके तहत कुछ बड़ा बदलाव बिहार की राजनीति में आने वाला है। ठीक है, इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट थी नहीं ये न्यूज़, लेकिन ठीक है एक बार देख लिया। अगली देख लेते हैं। इंडिया चाइना टॉप एशिया पैसिफिक रीजन इन मेटाबॉलिक डिजीज बर्डन, स्टडी से पता चल रहा है। ठीक है, क्या है इस न्यूज़ में देख लेते हैं। छोटी सी न्यूज़ है बिल्कुल। एक नए अध्ययन से पता चलता है कि मेटाबॉलिक बीमारियां का जो सबसे अधिक बोझ है वो भारत और चाइना पर है। पहले फर्स्ट पे चाइना आया करता था, लेकिन अभी भारत है ना। तो किसी वैज्ञानिक जर्नल जो थे अभी प्रकाशित हुआ है मेटाबॉलिज्म, उससे ही पता चला है हमें क्या होते हैं मेटाबॉलिक बीमारियां। कि बीमारियां जब शरीर में भोजन से मिलने वाली ऊर्जा को तोड़ने, जमा करने या इस्तेमाल करने
कि सामान्य प्रक्रिया जो ठीक से काम नहीं करती है उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मतलब बीमारियाँ होती। टाइप 2 डिजीज़ जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कौन सी है? एक तो हाई ब्लड प्रेशर होना, मोटापा होना, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ये सब। ठीक है, तो अध्ययन के अनुसार क्या है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है टाइप 2 डिजीज़ के कारण। 2.1 करोड़ तो इस डिजीज़ से ग्रस्त हैं। 5.8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हाई ब्लड प्रेशर से 3.8 करोड़ ग्रस्त हैं और लोग ग्रस्त हैं, और 15.7 लाख की तो मौत हो गई है हाई ब्लड प्रेशर से, ये स्टडीज़ का कहना है। मोटापा का भी वही है, कोलेस्ट्रॉल, ये सब लगातार बढ़ते ही जा रहे थे, एक चिंता का विषय बना हुआ है देश के लिए। 1990 तक तो चीन था इस स्थान पर, पहले स्थान पर, अभी भारत बताया जा रहा है। क्या करना चाहिए हमें? लोगों को स्वस्थ भोजन अपनाना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट पोषण लेबल लगाना चाहिए पैकेट वाले खाने पर। अल्ट्रा प्रोसेस फूड को कम उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा चीनी, नमक, वसा वाला जो खाना है वो हमें नहीं खाना चाहिए। और इस शहरों में पैदल चलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए सुरक्षित रास्ते बनाने चाहिए। स्कूलों और कार्यस्थलों पर व्यायाम के कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। ठीक है, इस न्यूज़ में इतना ही था। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।